हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे थर्ड चैप्टर जिसका नाम है प्लांट किंगडम। इससे पहले हमने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर है जो वो कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, तो आज से स्टार्ट करते हैं थर्ड चैप्टर जो कि है प्लांट किंगडम। ठीक है, इनमें हम प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो इसमें क्या क्या पढ़ेंगे हम। एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, प्लांट लाइफ साइकिल्स एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ठीक है, तो इसमें कह रहा है इन द प्रीवियस चैप्टर, जो हमने पहले चैप्टर पढ़े थे, वी लुक्ड एट द ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग organism under the system proposed by Whittaker 1969, wherein he suggested the five kingdom classification। ठीक है, तो ये कह रहा है जो हमने पहले चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने ये पढ़ा था कि जो ब्रॉड क्लासिफिकेशन था लिविंग ऑर्गेनिज्म का वो किसके द्वारा दिया गया था, व्हीटेकर के द्वारा दिया गया था 1969 में। उसमें उन्होंने 5 किंगडम दिए थे, मेनली हमने पढ़ा था पहले। ठीक है, तो कौन कौन से थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया एंड प्लांटी। ठीक है, आगे कह रहा है इन दिस चैप्टर वी विल डील इन डिटेल विद फर्दर क्लासिफिकेशन विद इन किंगडम प्लांटी, पॉपुलरली नोन एज द प्लांट किंगडम। तो कह रहा है इस चैप्टर में हम किसके बारे में पढ़ेंगे, जो प्लांट किंगडम है उसके बारे में और फर्दर पढ़ेंगे और आगे पढ़ेंगे, जिसे जो प्लांटी है उसे कॉमनली क्या कहा जाता है, प्लांट किंगडम भी कहा जाता है। तो ये कह रहा है वी मस्ट स्ट्रेस हेयर दैट आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्लांट किंगडम हैज़ चेंज्ड ओवर टाइम। तो इस बात को जो देख के हमें क्या पता चलेगा कि जो प्लांट किंगडम है उसकी जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है वो क्या होती रही है, चेंज होती रही है ओवर टाइम। ठीक है, क्योंकि पहले क्या था, फंजाई एंड मेंबर्स ऑफ मोनेरा एंड प्रोटिस्टा हैविंग सेल वॉल्स हैव नाउ बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम प्लांटी। जो फंजाई और क्या है, मेंबर थे मोनेरा और प्रोटिस्टा के, जिनमें क्या होती है, फंजाई में भी, मोनेरा और प्रोटिस्टा सभी में क्या होती है, सेल वॉल होती है। अब उनको क्या कर दिया गया है, अलग कर दिया गया है फ्रॉम प्लांटी, उन्हें प्लांटी से अलग करके थ्रू अर्लियर क्लासिफिकेशन प्लेस देम इन सेम किंगडम। जबकि क्या थे, ये पहले वाले जो किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन था उसमें ये सब साथ रखे गए थे, पर अब क्या है, फंजाई, मोनेरा और प्रोटिस्टा को, जिनमें कि सेल वॉल होती है, अब उनको प्लांटी से अलग कर दिया गया है। ठीक है, जबकि पहले क्या थे, साथ थे। तो कहीं ना कहीं हमारी अंडरस्टैंडिंग क्या हो रही है, टाइम टू टाइम चेंज हो रही है, यही कह रहा है। तो ये कह रहा है सो द साइनोबैक्टीरिया दैट आर ऑल्सो रेफर्ड टू एज ब्लू ग्रीन एल्गी आर नॉट एल्गी एनीमोर। और जो साइनोबैक्टीरिया है जिन्हें हम ब्लू ग्रीन एल्गी कहते थे, अब वो क्या है, एल्गी नहीं है। In this chapter, we will describe plantae under algae, bryophytes, pteridophytes, gymnosperm and angiosperm। तो ये कह रहा है इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, we will describe plantae, हम प्लांटी को और अच्छे से पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, और उसके अंदर हम पढ़ेंगे एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ठीक है, आगे कह रहा है लेट अस ऑल्सो लुक एट द क्लासिफिकेशन विद एन एंजियोस्पर्म टू अंडरस्टैंड सम ऑफ द कंसर्न दैट इन्फ्लुएंस द क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो ये कह रहा है लेट अस लुक एट क्लासिफिकेशन। तो ये कह रहा है अब हम क्या करते हैं, दोबारा से देखते हैं कि जो क्लासिफिकेशन है जिसमें क्या हम विद इन एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म को भी इंक्लूड किया गया है। एंजियोस्पर्म वो प्लांट होंगे जिनमें क्या होंगी, फ्लावरिंग होती है। ठीक है, जिनमें भी फ्लावर्स लगेंगे उन सभी को एंजियोस्पर्म में डालेंगे। ठीक है, तो कह रहा है एंजियोस्पर्म टू अंडरस्टैंड सम कंसर्न दैट इन्फ्लुएंस द क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब हम उन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे जो कि करते हैं क्लासिफिकेशन सिस्टम को कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करते हैं, कहीं ना कहीं उस पर अपना प्रभाव डालते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है द अर्लियर सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन यूज्ड ओनली ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। जो क्लासिफिकेशन थे पहले वाले उनमें क्या देखा जाता था, मेनली जो उसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि हैबिट, कि उसकी हैबिट कैसी है, कलर, उसका नंबर और शेप ऑफ लीफ, और उसकी जो लीफ है उसका शेप कैसा है। तो ये मॉर्फोलॉजी, मतलब उसको क्या देख रहा है, सिर्फ बाहर से देख रहे हैं उसके करेक्टर्स को। ठीक है, तो ये मॉर्फोलॉजी हो गई। तो मॉर्फोलॉजी में पहले से हम क्या देखते थे, यही सारे करेक्टर्स देखते थे। ठीक है, दे वेयर
They were based mainly on vegetative characters or on the endoecium structure system given by Linnaeus. तो ये कह रहा है जो ये करेक्टर्स थे वो किस पे बेस्ड थे, मेनली वेजिटेटिव करेक्टर्स पे बेस्ड थे। मतलब क्या देख रहे हैं हम, उसकी लीफ देख रहे हैं, उसकी नंबर ऑफ लीफ देख रहे हैं, उसकी हैबिट देख रहे हैं, उसका कलर देख रहे हैं। तो ये सब के सारे क्या थे, वेजिटेटिव करेक्टर्स थे। और ऑन द एंडोशियम, एंडोशियम क्या हुआ, एंडोशियम मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को एंडोशियम कहेंगे, और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है उसको हम गाइनोशियम कहेंगे। ठीक है, ये मार्क है। अगर फीमेल को शो करना होगा तो ऐसे शो करेंगे, और मेल को शो करना होगा तो ऐसे शो करेंगे। ठीक है, तो ये सारे करेक्टर्स को पहले लिया जाता था, जिसमें लीनियस की बात कर रहे हैं। ठीक है, सच सिस्टम वर आर्टिफिशियल, तो इस टाइप के सिस्टम क्या थे, आर्टिफिशियल थे। दे सेपरेटेड द क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज, ये क्या करते थे, जो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज हैं, जो एक दूसरे से काफ़ी मिलती हैं, उनको अलग कर देते थे। सिंस दे वेयर बेस्ड ऑन अ फ्यू कैरेक्टरिस्टिक, क्योंकि क्या थे उनमें कुछ ही करेक्टरिस्टिक थे, ओनली फ्यू करेक्टरिस्टिक को लिया जाता था। तो इसीलिए सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को कहा जाता था, आर्टिफिशियल कहा जाता था। क्या है, जैसे हम कहते हैं ना आर्टिफिशियल ज्वेलरी, वैसे ही आर्टिफिशियल। ठीक है, तो इसलिए इसको आर्टिफिशियल कहा जाता था। ऑल्सो द artificial systems gave equal weightage to vegetative and sexual characteristic. This is not acceptable since we know, तो ये कह रहा है कि जो आर्टिफिशियल सिस्टम था वो क्या देता था, इक्वल वेटेज देता था वेजिटेटिव को भी और सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक को भी, जबकि क्या है दोनों अलग अलग हैं। दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल सिंस वी नो, तो ये क्या है, कोई एक्सेप्ट करने वाली चीज़ तो है नहीं, एक्सेप्टेबल है नहीं, क्योंकि क्या है, हम सभी जानते हैं द वेजिटेटिव करेक्टर्स आर मोर इजीली अफेक्टेड बाई इन्वायरमेंट, क्योंकि जो वेजिटेटिव करेक्टर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट से बहुत ज़्यादा इजीली अफेक्टेड हो जाते हैं। जैसे इन्वायरमेंट में कोई भी चीज़ होगी या इन्वायरमेंट में कोई भी अंतर पड़ेगा तो उसका क्या वेजिटेटिव करेक्टर्स में फ़र्क पड़ेगा। तो हम जो वेजिटेटिव और सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक को यहाँ पे बराबर वेटेज दे रहे थे, तो ये क्या थी, यहाँ पे एक गलत बात थी, ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, आगे कह रहा है एज अगेंस्ट दिस नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम डेवलप्स, तो फिर क्या हुआ इसके बाद, अब नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम आया, जिसमें क्या था, विच वेयर बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटीज़ अमंग द ऑर्गेनिज्म एंड कंसिडर, तो इसमें क्या होता था, जो नेचुरल एफिनिटीज़ होती थी, मतलब जो प्राकृतिक संबंध होता था ऑर्गेनिज्म का, उस पर ये बेस्ड था। ठीक है, एंड कंसिडर नॉट ओनली द एक्सटर्नल फीचर, ये क्या करता था, ओनली जो एक्सटर्नल फीचर थे उनको ही नहीं बल्कि बट ऑल्सो इंटरनल फीचर, जबकि क्या थे, जो इंटरनल फीचर थे उनको भी साथ लेके चलता था। मतलब उसमें क्या थे, जो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था उसमें जो थे बाहर से अगर उनकी मॉर्फोलॉजी देख के क्या कर दिया जाता था, क्लासीफाई कर दिया जाता था, जबकि जो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था उसमें एक्सटर्नल फीचर और इंटरनल फीचर दोनों को ही देखा जाता था। लाइक अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, एम्ब्रायोलॉजी एंड फाइटोकेमिस्ट्री, तो इसमें क्या देखा जाता था, उनका स्ट्रक्चर देखा जाता था, उनकी एनाटॉमी देखी जाती थी, उनकी एम्ब्रायोलॉजी कैसी है ये देखा जाता था, एंड फाइटोकेमिस्ट्री, और उनके जो प्लांट्स में जो केमिकल हैं उनका कंपोजिशन कैसा है, वो किस टाइप के हैं, ये सब कुछ देखा जाता था। ठीक है, सच अ क्लासिफिकेशन फॉर फ्लावरिंग प्लांट्स वॉज गिवन बाई जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर, तो इसे नोट कर लेना कि जो इस टाइप का क्लासिफिकेशन सिस्टम था यानी नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था, वो किसने दिया था, ये किसके लिए दिया था, फ्लावरिंग प्लांट के लिए दिया था, और किसने दिया था, जॉर्ज बेंथम और जोसेफ डाल्टन हुकर ने। ठीक है, आगे कह रहा है एट प्रेजेंट फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस ऑर्गेनिज्म आर एक्सेप्टेबल, तो अभी जो प्रेजेंट में कौन सा क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है हमारा वो कौन सा चलता है, तो चलता है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम, जिसे हिंदी में कहेंगे जाति वृत्तीय। फाइलोजेनेटिक मतलब जाति वृत्तीय।
ठीक है। तो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम चलता है, ये किस पे बेस्ड है? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे। मतलब किस तरह से विकास हुआ, जब विकास हुआ तो कौन कौन सी स्पीसीज एक दूसरे के साथ थी या कौन कौन सी एक दूसरे से अलग थी, तो इसमें इस टाइप की चीज़ों को भी लिया जाता था। तो बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस ऑर्गेनिज्म आर एक्सेप्टेबल। तो जो डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म हैं उनके बीच में जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप थी, इस टाइप के सिस्टम को आजकल क्या है, एट प्रेजेंट एक्सेप्ट किया गया है, एक्सेप्टेबल है। ठीक है। These assumes that organisms belonging to the same taxa have a common ancestor। तो इस जो सिस्टम है इसके ये एज्यूम किया जाता है, ये माना जाता है कि जो ऑर्गेनिज्म क्या थे, सेम टैक्सा के थे, उनके क्या होगा, एंसिस्टर यानी उसके पूर्वज भी सेम होंगे। अगर सेम टैक्सा है तो जो एंसिस्टर होंगे यानी पूर्वज होंगे वो भी सेम ही होंगे, अलग नहीं हो सकते। ठीक है। We now use information from many other sources to help resolve difficulties in classification। तो अब क्या है, हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, ठीक है, उससे हम क्या कर सकते हैं, अपनी जो इंफॉर्मेशन है उसको कलेक्ट कर सकते हैं और जो हमारी डिफ़िकल्टी आ रही क्लासिफिकेशन में उसको दूर कर सकते हैं। ठीक है। These become more important when there is no supporting fossil evidence। पर ये क्या है, तब ज़्यादा टिपिकल हो जाता है, टफ हो जाता है क्लासिफिकेशन करना, जबकि हमारे पास क्या ना हो, कोई फॉसिल एविडेंस ना हो। फॉसिल क्या हुआ, फॉसिल को हिंदी में कहेंगे जीवाश्म, यानी जो एनिमल के ट्रेसेस, एनिमल या प्लांट्स के जो ट्रेसेस हैं वो क्या होंगे, फॉसिल होंगे। तो अगर हमारे पास कोई फॉसिल ही नहीं है तो हमारे पास क्या होगा, इस टाइप के सिस्टम के अकॉर्डिंग क्लासीफाई करना काफ़ी टफ हो जाएगा, वही ये कह रहा है। ठीक है। आगे कह रहा है न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। तो न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी के में क्या होगा, जो नंबर्स होंगे उस पर बेस्ड होगी ये न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, विच इज़ नाउ इजीली carried out using computers is based on all observable characteristic। तो कह रहा है जो न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी है इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, हमारे पास क्योंकि कंप्यूटर से आजकल, तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास जो भी करेक्टर्स हैं उन सबको हम क्या कर सकते हैं, ईजिली हम एक दूसरे के संग मैच कर सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर क्या है, ईजिली ऑपरेट किया जा सकता है। तो इस सिस्टम में क्या करा जाता है, आगे बता रहे हैं, नंबर एंड कोड्स आर असाइंड टू ऑल करेक्टर्स एंड द डाटा आर देन प्रोसीड। तो क्या कराता है, जो नंबर हैं और कोड है उनको बनाया जाता है, फिर उनके अकॉर्डिंग करेक्टर्स को डाला जाता है और डाटा को फिर इसमें प्रोसीड किया जाता है। इन दिस वे ईच करेक्टर इज़ गिवन इक्वल इम्पोर्टेंस। तो इससे क्या होगा, अगर हम हर करेक्टर को शो करेंगे तो उससे क्या होगा, हर करेक्टर को इम्पोर्टेंस मिल जाएगी। ठीक है। एंड एट द सेम टाइम हंड्रेड्स ऑफ करेक्टर कैन बी कंसिडर्ड। तो इस टाइप से क्या हो पाएगा, हमारे पास अगर 100 करेक्टर हैं तो हम 100 करेक्टर को यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है। आगे कह रहा है साइटोटैक्सोनॉमी दैट इज़ बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन लाइक क्रोमोसोम नंबर। तो अब नेक्स्ट की बात कर रहा है ये साइटोटैक्सोनॉमी, मतलब जो क्या होगा, साइटोलॉजी से, अगर हम साइटोलॉजी को यूज़ करेंगे टैक्सोनॉमी में तो उसकी बात हो रही है। तो ये किस पे बेस्ड होगी, साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन पे। जैसे क्या हो गया, क्रोमोसोम नंबर कितने हैं, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है, तो ये सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी, साइटोटैक्सोनॉमी में। ठीक है। एंड कीमोटैक्सोनॉमी, अभी कह रहे हैं कीमोटैक्सोनॉमी की बात कर रहा है, दैट uses the chemical constitute of plant to resolve confusions are also used by taxonomists these days। तो कीमोटैक्सोनॉमी में क्या होगा, जो केमिकल कंस्टिट्यूट होगा उसको देखा जाएगा, उसका यूज़ किया जाएगा और फिर क्लासीफाई किया जाएगा ऑफ प्लांट। इससे क्या होगा, जो कन्फ्यूज़न होगा वो दूर हो जाएगा। एंड ऑल्सो यूज्ड बाय टैक्सोनॉमिस्ट दिस डेज। तो एक कीमोटैक्सोनॉमी है, इसका क्या है, आजकल भी टैक्सोनॉमिस्ट यूज़ करते हैं। ठीक है। अब है हमारा फर्स्ट एल्गी। ठीक है। ये कह रहा है एल्गी आर क्लोरोफिल बियरिंग। एल्गी क्या होंगी, हिंदी में इन्हें कहेंगे शैवाल। ठीक है। तो
तो कह रहा है एल्गी आर क्लोरोफिल बियरिंग, जो एल्गी हैं उनमें क्या होगा, क्लोरोफिल होगा, क्लोरोफिल बियरिंग होगी, सिंपल होंगी, थैलॉइड होंगी, ठीक है, ऑटोट्रॉपिक होंगी एंड लार्जली एक्वेटिक, यानी बोथ फ्रेश वाटर एंड मरीन ऑर्गेनिज्म। तो जो एल्गी होंगी वो क्लोरोफिल बियर करेंगी, क्लोरोफिल पाया जाएगा, सिंपल होंगी, थैलॉइड मतलब थैलस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, जिसका थैलस जैसा स्ट्रक्चर होगा उसे थैलॉइड कहेंगे, ठीक है। ऑटोट्रॉपिक यानी अपना जो फूड है वो खुद सिंथेसाइज करेगी, एंड लार्जली एक्वेटिक, और क्या होगी, लार्जली एक्वेटिक होंगी, फ्रेश वाटर और मरीन दोनों होंगी, फ्रेश वाटर में पाई जाएगी और समुद्री का जो पानी है उसमें भी, ठीक है। दे अकर इन अ वेराइटी ऑफ अदर हैबिटेट्स, तो ये क्या है, जो अदर हैबिटेट है वहाँ भी पाई जाएंगी। हैबिटेट क्या होगा, जहाँ वो रहेंगे, ठीक है। हैबिट और हैबिटेट में अंतर है, मैंने बता रखा है, ठीक है। तो कह रहा है हैबिटेट जैसे कि क्या होंगे, मॉइस्ट स्टोन, अगर कहीं पे क्या है स्टोन में नमी है तो वहाँ भी एल्गी हो जाएगी, सॉइल में भी हो सकती है, एंड वुड, अगर वुड में भी हो सकती है, पर इन्हें क्या चाहिए, थोड़ी सी जो जहाँ पे ग्रो करेंगे वो सरफेस मॉइस्ट होना चाहिए। सम ऑफ देम ऑल्सो अकर इन एसोसिएशन विथ फंजाई, हमने पहले भी पढ़ा था कि इनका जो एसोसिएशन है लाइकेन और लाइकेन यानी फंजाई और एल्गी का एसोसिएशन, ठीक है। तो ये कह रहा है एसोसिएशन में भी रहेंगी, ठीक है, जैसे फंजाई के संग रहती है एल्गी, उसे कहते हैं लाइकेन, प्रीवियस वीडियो में देख लेना, ठीक है। एंड एनिमल्स के संग भी रहती है, जैसे ऑन स्लॉथ बियर, ये क्या रहेगी, स्लॉथ बियर के ऊपर रहेगी, ठीक है। आगे कह रहा है द फॉर्म एंड साइज ऑफ एल्गी इज़ हाईली वेरिएबल, जो फॉर्म है और साइज़ है वो एल्गी का क्या होगा, बहुत ज़्यादा अलग अलग टाइप का होगा, ठीक है। द साइज रेंजेस फ्रॉम द माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर फॉर्म्स लाइक लेमाइडोमोनास, जो इनका साइज़ होगा वो क्या होगा, अलग अलग टाइप का होगा, साइज़ भी और उस फॉर्म भी, ठीक है। तो कह रहा है साइज रेंजेस फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर फॉर्म, क्या होगा ये, जो इसकी माइक्रोस्कोपिक यानी इतनी छोटी होगी कि हमें माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा, यूनिसेलुलर मतलब एक कोशिकी, एक ही सेल से मिलकर बनी होगी जो, वो फॉर्म क्या है इसकी, क्लेमाइडोमोनास है, ठीक है। टू कॉलोनियल फॉर्म, तो कॉलोनियल फॉर्म क्या कह रहा है, जब क्या कहाँ पे होंगी, ये कॉलोनी के रूप में होंगी, ऐसे बहुत बड़ी कॉलोनी हो गई, यहाँ पे बहुत सारी एल्गी रहेंगी, ठीक है। तो ये कॉलोनियल फॉर्म होगी जैसे कि वॉलवॉक्स में होती है। एंड द फिलामेंटस फॉर्म्स लाइक यूलोथ्रिक्स, और जो फिलामेंटस फॉर्म होंगी यानी कि छोटे छोटे फिलामेंट से मिलके बने होंगे, यानी धागे जैसी चीज़ों से मिलके बने रहेंगे, तब इन्हें फिलामेंटस फॉर्म कहेंगे। उसका एग्जाम्पल बता रहा है लाइक यूलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगायरा, ठीक है। अ फ्यू ऑफ द मरीन फॉर्म्स, और कुछ समुद्र में पाई जाने वाली फॉर्म्स होंगी, सच एज कैल्प्स फॉर्म मैसिव प्लांट बॉडीज़, ये क्या बनाएगी, जो कैल्प है ये बहुत ज़्यादा बड़ी होगी, विशाल होगी, ठीक है। आगे ये कह रहा है द एल्गी रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड, तो एल्गी में असेक्सुअल, सेक्सुअल और वेजिटेटिव सभी टाइप की फॉर्म्स होंगी। देखो वेजिटेटिव में क्या होगा, उसका कोई भी पार्ट है अगर वो टूट के गिर जाएगा या उससे किसी भी नॉर्मल पार्ट से वो जब क्या बना सकती है, एक नया ऑर्गेनिज्म बना सकती है, तो इस टाइप की जो रिप्रोडक्शन होगा उसको वेजिटेटिव कहेंगे। असेक्सुअल में क्या होगा कि कोई भी एक सेक्स होगा वो खुद ब खुद रिप्रोड्यूस कर सकता है, सेक्सुअल में दोनों के दोनों चाहिए, ठीक है। तो ये कह रहा है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज़ बाय फ्रेगमेंटेशन, तो जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा वो किसके थ्रू होगा, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होगा, यानी इसका कोई फ्रेगमेंट अगर टूट गया एल्गी का तो वो नया ऑर्गेनिज्म बना लेगा, ठीक है। ईच फ्रेगमेंट डेवलप्स इनटू अ थैलस, तो जो हर फ्रेगमेंट है वो क्या बना लेगा, थैलस बना लेगा, अभी बताऊंगी थैलस क्या है, हाँ, ठीक है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ बाय द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स, ठीक है। जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वो किसके द्वारा होगा, अलग अलग टाइप के जो स्पोर्स हैं उनके थ्रू होगा। द मोस्ट कॉमन बीइंग इज़ जू स्पोर, तो जो इसमें मोस्ट कॉमन स्पोर होगा जिसके थ्रू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वो होगा जू स्पोर। देखो जू जहाँ भी आएगा उसका मतलब क्या होगा, एनिमल से, ठीक है। जू स्पोर मतलब एनिमल जैसे स्पोर, मतलब इसका यहाँ पे मतलब है कि वो क्या होंगे, स्पोर वो मूवमेंट करेंगे, अगर कहीं भी जो स्पोर की बात होगी तो वो क्या करेंगे, हमेशा मूवमेंट शो करेंगे, ठीक है, मोटाइल होंगे मतलब।
दे आर फ्लैजिलेटेड मोटाइल। फ्लैजिला अगर होगा तो फ्लैजिला क्या है, इनको मूवमेंट करने में शो करता है। अगर किसी के पास ही मूवमेंट करने का ऑर्गन होगा तो वो क्या होगा, मोटाइल होगा। ठीक है। एंड ऑन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू न्यू प्लांट, और क्या होंगे ये, नए प्लांट में ये जो स्पोर हैं वो जर्मिनेट करेंगे और न्यू प्लांट बना लेंगे। ठीक है। आगे कह रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होगा, जब दो गैमेट आपस में फ्यूज करेंगे तो उसके थ्रू होगा। दीज गैमेट्स कैन बी फ्लैजिलेटेड एंड सिमिलर इन साइज। ये गैमेट्स क्या हो सकते हैं, फ्लैजिलेटेड हो सकते हैं, इन्हें फ्लैजिला हो सकता है, और सेम साइज़ के हो सकते हैं, और जैसे कि क्लेमाइडोमोनास में होता है। और नॉन फ्लैजिलेटेड, और क्या हो सकता है, नॉन फ्लैजिलेट हो सकता है, फ्लैजिला एब्सेंट हो सकता है, जिन्हें कहेंगे नॉन मोटाइल बट सिमिलर इन साइज। पर क्या होंगे, साइज में सिमिलर होंगे, जैसे कि स्पायरोगायरा में होता है। तो सच रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड आइसोगेमस। तो इस टाइप के रिप्रोडक्शन को हम क्या कहेंगे, आइसोगेमस, जिसमें क्या होगा, साइज सेम होगा। आइसो मतलब सेम। ठीक है। फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स डिसिमिलर इन साइज, अगर क्या होगा, जो गैमेट फ्यूज करने वाले हैं उनका साइज अलग अलग होगा, जैसे कि क्लेमाइडोमोनास में होता है, तो इसे हम कहेंगे एन आइसोगेमस। ठीक है। फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज नॉन मोटाइल स्टैटिक फीमेल गैमेट एंड अ स्मॉलर मोटाइल मेल गैमेट इज टर्म्ड एज oogamous। ठीक है। अगर फ्यूज़न होगा एक लार्ज, एक बड़े नॉन मोटाइल, जो कि मोटाइल नहीं है, मूवमेंट नहीं कर सकता है, उस गैमेट के बीच में, जिसे हम फीमेल कह सकते हैं, एंड अ स्मॉलर, और एक छोटा है जो कि मोटाइल है, जिसे हम मेल कह रहे हैं, इनके बीच। तो इस टाइप के जो रिप्रोडक्शन होगा इसे कहेंगे oogamous, और एक इसके बीच में होगा, वॉल्वॉक्स और फ्यूकस के बीच में होगा। ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को देख लेते हैं। जिससे हमने कहा था थैलॉइड। थैलॉइड क्या होगा, एन ऑर्गेनिज्म और स्ट्रक्चर रिजेंबलिंग अ थैलस इज कॉल्ड थैलॉइड। अगर कोई जो ऑर्गेनिज्म है उसका स्ट्रक्चर थैलस से मिलेगा तो उसे हम क्या कहेंगे, थैलॉइड कहेंगे। ठीक है। फिर नेक्स्ट है थैलस। थैलस क्या होगा, अनडिफ्रेंशिएटेड स्ट्रक्चर या अनडिफ्रेंशिएटेड वेजिटेटिव टिश्यू विच इज़ नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू लीव्स, रूट एंड स्टेम इज थैलस। तो थैलस किसे कहेंगे, कोई भी ऐसा अनडिफ्रेंशिएटेड मास है या टिश्यू है या अनडिफ्रेंशिएटेड वेजिटेटिव टिश्यू है जिसमें क्या है, लीफ, रूट और स्टेम का आप पता नहीं लगा सकते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, थैलस कहेंगे। ठीक है। फिर कह रहा है जू स्पोर। जू स्पोर को कहेंगे, जू मतलब एनिमल, तो ऐसे स्पोर जो मूवमेंट कर सकते हैं उन्हें जू स्पोर्स कहेंगे। अब उसके बाद है आइसोगेमस, यानी टू सिमिलर साइज के जब गैमेट फ्यूज़ करेंगे तो इसे कहेंगे आइसोगेमस। ठीक है। एन आइसोगेमस हो गया फ्यूजन बिटवीन टू गैमेट डिसिमिलर इन साइज, जैसे कि एक छोटा है एक बड़ा है। ठीक है। तो इन्हें एन आइसोगेमस कह देंगे। और oogamous कहेंगे फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट, जब क्या होगा, एक बड़ा गैमेट होगा जो नॉन मोटाइल होगा, और तो उसे, और जो स्मॉलर होगा मोटाइल मेल होगा उसके बीच जब फ्यूज़न होगा तो उसे कहेंगे oogamous। ठीक है। अब आगे देखते हैं। तो ये कह रहा है एल्गी आर यूज़फुल टू मैन इन अ वैरायटी ऑफ वे। तो जो एल्गी है वो ह्यूमंस के लिए क्या है, यूज़फुल है डिफरेंट टाइप से। कह रहा है एट लीस्ट अ हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑफ ऑन अर्थ इज कैरिड आउट बाय एल्गी थ्रू फोटोसिंथेसिस। तो जो हाफ है किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का अर्थ में, तो उसे कौन बैलेंस करता है, उसे फोटोसिंथेसिस के थ्रू एल्गी ही बैलेंस करती है। तो ये क्या होगा, एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक हो गया एल्गी का। ठीक है। बीइंग फोटोसिंथेटिक दे इंक्रीज द लेवल ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन देयर इमीडिएट इन्वायरमेंट। तो फोटोसिंथेसिस करेंगे तो उसके बाद क्या कर देंगे, जो लेवल होगा डिजॉल्व ऑक्सीजन का इन्वायरमेंट में उसको बढ़ा देंगे। ठीक है। दे आर ऑफ पैरामाउंट importance as primary producers of energy rich compounds which form the basis of food cycle of all aquatic animals। तो ये क्या कह रहे हैं, बहुत जो क्या है ये एल्गी हैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्या है, प्राइमरी प्रोड्यूसर हैं
देखो प्रोड्यूसर उसे कहेंगे जो कि प्रोड्यूस करने की क्षमता रखता हो। जैसे ग्रीन प्लांट है, इनमें क्या है, क्लोरोफिल है, तो इस कारण फोटोसिंथेसिस करेंगे और अपना फूड खुद बना सकते हैं। तो ये क्या हो गए, प्रोड्यूसर हैं। अब जैसे हम हैं, हम अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं, या तो हम प्लांट पे या एनिमल में डिपेंड करेंगे। तो जब हम उनको लेके आएंगे तभी तो अपना फूड बनाएंगे, अपनी बॉडी में खुद तो सिंथेसाइज नहीं करेंगे। तो इसलिए प्लांट्स क्या होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, प्राइमरी प्रोड्यूसर हैं ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड, जिनमें क्या है, एनर्जी रिच कंपाउंड है, विच फॉर्म द बेसिस ऑफ फूड साइकिल फॉर एक्वेटिक एनिमल। तो जो एक्वेटिक एनिमल हैं वो इनका यूज़ एज अ फूड करते हैं, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा एनर्जी रिच कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है मैनी स्पीसीज ऑफ पोरफायरा, लेमिनेरिया एंड सार्गसम आर अमंग द 70 स्पीसीज ऑफ मरीन एल्गी यूज्ड एज फूड। तो जो पोरफायरा, लेमिनेरिया, सार्गसम है, और इनकी जो 70 स्पीसीज़ हैं एल्गी की, वो सब मरीन एल्गी की, वो क्या होती हैं, एज अ फूड यूज़ होती हैं। आगे कह रहा है सर्टेन मरीन ब्राउन एंड रेड एल्गी प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोकोलाइड्स। तो जो कह रहा है कुछ जो समुद्र में पाई जाने वाली ब्राउन और रेड एल्गी होती हैं, वे लार्ज अमाउंट में, एक बड़ी मात्रा में, वो क्या करती हैं, केराजिन प्रोड्यूस करती हैं रेड एल्गी में, जिसका कॉमर्शियली यूज़ होता है। मतलब इसका कॉमर्शियल हम यूज़ कर सकते हैं, यानी व्यावसायिक रूप से हम इसका यूज़ कर सकते हैं, इसको बेच के पैसे कमा सकते हैं, मतलब इट मीन्स। ठीक है, अगर वन ऑफ द कॉमर्शियल प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम जिलेडियम एंड ग्रेसिलेरिया आर यूज्ड टू ग्रो माइक्रोब्स एंड इन प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम एंड जेलीज। सुन देखना तुम अपनी लाइब्रेरी में या कभी लैब में जाओगे तो वहाँ देखोगे अगर कहते हैं इसे, तो इसका यूज़ क्या होता है, ये ऑब्टेन किससे होगा, मेनली जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया से। और इसका जो यूज़ होता है वो होता है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है उनको ग्रो करने के लिए इनका यूज़ होता है, और साथ ही साथ आइसक्रीम और जेली जो बनती हैं वहाँ पे भी इनका अगर का यूज़ होता है। ठीक है, आगे कह रहा है क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना आर यूनिसेलर एल्गी। आगे कह रहा है कि जो क्लोरेला और स्पाइरुलिना है वो क्या है, यूनिसेलर एल्गी हैं, रिच इन प्रोटीन इनमें बहुत ज़्यादा पाया जाएगा, एंड यूज्ड एज अ फूड सप्लीमेंट इवन बाय स्पेस ट्रैवलर। तो जो क्लोरेला है और स्पाइरुलिना है वो यूनिसेलर एल्गी हैं और इनमें प्रोटीन की मात्रा बहुत अच्छी पाई जाती है। तो जो स्पेस ट्रैवलर होते हैं, अंतरिक्ष यात्री होते हैं, वो इसे एज अ फूड सप्लीमेंट यूज़ करते हैं। ठीक है, The algae are divided into 3 main classes। तो algae जो होगी अगर हमें डिवाइड करेंगे तो 3 मेन क्लासेस में करेंगे, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। ठीक है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी में हम एल्गी को डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये आज के लिए हो गया, कल से इससे आगे पढ़ेंगे हम। और कुछ कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट करना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। ठीक है।